आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट और शुरुआत करते हैं कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन से जुड़ी खबर के साथ। दरअसल उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल को छोड़ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर इस वक्त ड्राई रन चल रहा है। देश के सभी जिलों में कोरोना वैक्सीन का व्यापक स्तर पर ड्राई रन चल रहा है। अगर बात प्रदेश की जाए तो प्रदेश में कोविड वैक्सीन के ड्राई रन का आज दूसरा पेज है। कोरोना वैक्सीन की तैयारियों की बाकायदा रिहर्सल की जा रही है। राजस्थान के 33 जिलों में कुल 102 सेंटर ऐसे बनाए गए हैं जहां पर ड्राई रन इस वक्त चल रहा है। जयपुर में यहाँ 6 स्थानों पर ड्राई रन हो रहा है। इस ड्राई रन के जरिए ये परखा जा रहा है कि जिन सेंटर पर वैक्सीनेशन होना है वहां पर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं। उन तैयारियों को न सिर्फ परखा गया बल्कि जो खामियां हैं उनको भी दूर करने की कोशिश की गई है। ये दूसरे फेज का राजस्थान में ड्राई रन चल रहा है और इसको एक तरीके से फुल एंड फाइनल ड्राई रन भी कहा जा सकता है, क्योंकि देश के 736 जिलों के अंदर एक साथ ड्राई रन चल रहा है। राजस्थान को समझने की कोशिश कीजिए। राजस्थान में 33 जिलों के अंदर 102 सेंटर ऐसे हैं जहां इस वक्त ड्राई रन चल रहा है, जहां बाकायदा कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से लेकर मैसेज आना और मैसेज से मरीज का या फिर प्रभावित व्यक्ति का सेंटर तक पहुंचना, वहां उसका वेरिफिकेशन होना, वेरिफिकेशन होने के बाद वैक्सीनेशन होना, वैक्सीनेशन होने के बाद 30 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना, ये तमाम प्रक्रिया को आज जांचा और परखा जा रहा है। जयपुर के अंदर 6 स्थान ऐसे हैं जहां ड्राई रन इस वक्त चल रहा है। बात करते हैं गृह विभाग से जुड़ी बड़ी खबर की। दरअसल घूस का आरोप और गैंगस्टर के साथ पार्टी, लेकिन फिर भी सब कुछ माफ। दरअसल डीजीपी ने इंस्पेक्टर जोधाराम गुर्जर को बर्खास्त कर दिया था, लेकिन गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय की कार्रवाई को नकार दिया और नौकरी दे दी है। अफीम ठेकेदार से 15 लाख रुपए की रिश्वत लेने का भी जोधाराम पर आरोप था। हाड़ौती के कुख्यात गैंगस्टर के साथ गोवा के अंदर पार्टी करने का भी उस पर आरोप था। नियुक्ति से पहले गृह विभाग ने डीजीपी को कोई जानकारी नहीं दी। करीब 4 साल बाद निलंबन के बाद 13 जनवरी को जोधाराम गुर्जर को बहाल कर दिया गया। कमाल की बात यह है कि सब इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह को भी बर्खास्त किया गया था। एएसआई अजीत मोघा को हेड कांस्टेबल बना दिया गया था। 25 पेज की रिपोर्ट के अंदर पुलिस के तर्क भी गृह विभाग ने नकार दिए और वापस बहाली कर दी। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि ओवैसी की पार्टी एआईएम जिस तरीके से बाकी राज्यों के अंदर खुद को तैयार करी है, क्या राजस्थान के अंदर काट के तौर पर अमीन कागजी तैयार हो रहे हैं। विधायक अमीन कागजी ने प्लानिंग बनाई है। ओवैसी की पार्टी का राजधानी में पैर पसारने का प्लान है। जयपुर के मुस्लिम बाहुल्य इलाके टारगेट पर हैं, लेकिन अमीन कागजी ने अभी से प्लानिंग शुरू कर दी है। कांग्रेस का सॉफ्ट मुस्लिम चेहरा है अमीन कागजी। अब वो हर दिन अपने क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, जनता के संपर्क में रहते हैं। किशन पोल में रोजाना उजन सुनवाई कर रहे हैं। गैर मुस्लिम इलाकों में भी कागजी की पकड़ को मजबूत कहा जा रहा है और वो मजबूत हो रही है। निकाय चुनाव में अपनी क्षमता का लोहा पहले ही कागजी मनवा चुके हैं। संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल में प्रमुखता से उनका नाम भी चल रहा है और अगर वो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो उनकी पकड़ जनता पर भी मजबूत होगी और उनका चेहरा और भी ज्यादा मुस्लिम बहुल्य इलाकों में हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि एक अनार और 100 बीमार कैसे काम चलेगा। खबर झुंझुनू से है। मंत्रिमंडल के लिए कई दावेदार हैं झुंझुनू से। 7 में से 6 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन इनमें से 2 विधायकों को संगठन में एडजस्ट कर दिया गया है। रीटा और जितेंद्र को संगठन के अंदर एडजस्ट किया जा चुका है। अब 4 विधायकों के अंदर जबरदस्त होड़ मची हुई है, लेकिन फिलहाल 2 नाम बताए जा रहे हैं सबसे आगे, और वो 2 नाम कौन से हैं ये समझने की जरूरत। एक नाम राजकुमार शर्मा का, जो बीती सरकार के अंदर मंत्री रह चुके हैं, और राजेंद्र गुढ़ा का नाम भी इसमें आगे चल रहा है। दोनों ही पहले बसपा से कांग्रेस में आकर मंत्री बन चुके हैं। शेखावटी का प्रमुख ब्राह्मण चेहरा माना जाता है राजकुमार को। वहीं 3 बार चुनाव लड़ा और तीनों बार जोरदार तरीके से जीत भी दर्ज की है। बात गुढ़ा की कर लेते हैं। गुढ़ा को बसपा वाले कोटे का फायदा मिल सकता है और इस फायदे के आधार पर वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एक अनार है, बीमार काफी है। तब बात करते हैं कि आखिर क्या होगा शेखावटी के त्रिदेव का भविष्य। बात हम कर रहे हैं राजेंद्र पारीक की, परसराम मोरदिया की और दीपेंद्र सिंह की।
तीनों ही लंबे समय से विधायक हैं और अभी हाशिए पर चल रहे हैं। न सत्ता में भागीदारी मिली है और न ही संगठन में जगह मिली है। 2 साल से ज्यादा समय से महज विधायक हैं तीनों नेता। पारीक और मोरदिया गहलोत गुट के हैं। यूपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। दीपेंद्र पायलट खेमे के माने जाते हैं। फिलहाल मंत्रिमंडल के लिए कोई आश्वासन नहीं मिला है। ऐसे में अब राजनीतिक नियुक्ति के भी तीनों नेता उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि अगर मंत्रिमंडल में जगह ना मिले तो कम से कम राजनीतिक नियुक्ति के जरिए उनके नाम आगे आ जाए। लेकिन जिनको संगठन में जगह मिली है उनके चेहरे पर क्या वाकई में मुस्कान है? क्या मन ही मन ऊहापोह है? इन दिग्गजों के चेहरे से मुस्कान गायब है जो मंत्री बनने की दौड़ में थे और बन बैठे पीसीसी पदाधिकारी। हम बात कर रहे हैं रामलाल जाट की, जितेंद्र सिंह की, महेंद्रजीत सिंह मालविया की, लाखन सिंह मीणा की, रीटा चौधरी और वेद प्रकाश सोलंकी की। ये खुश नजर नहीं आ रहे। इनमें से कुछ तो नेता ऐसे हैं जो अब फोन पर बात तक नहीं कर रहे हैं। समर्थकों को समझाने में भी सर्दी के मौसम में पसीने छूट रहे हैं, जबकि राजनीति में कुछ भी संभव है। पीसीसी पदाधिकारी रहते हुए भी वो मंत्री रह सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अंदर एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू हो रहा हो। एक व्यक्ति 2 पद भी हो सकते हैं। और अब कांग्रेस से इतर बात करते हैं बीजेपी, क्योंकि सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या जल्द कटारिया को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी? किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है क्या कटारिया को? बीजेपी के 3 नेताओं के दिल्ली जाने के फिलहाल तो यही संकेत दिखाई दे रहे हैं। कटारिया, पूनिया और राठौड़, ये दोनों, माफ कीजिएगा, तीनों दिल्ली के दौरे पर हैं और ये संकेत मिल रहे हैं। उपचुनाव प्रत्याशी नाम को लेकर फिलहाल कोई फुसफुसाहट नहीं है। जेपी नड्डा से तीनों की होने वाली मुलाकात को लेकर यही प्रबल संकेत मिल रहे हैं। कटारिया के राज्यपाल बनने पर राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में बनाया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर आलाकमान कर सकता है 2 नेताओं में भी चर्चा। एक तरफ वसुंधरा राजे से होगी आलाकमान की मंत्रणा और चर्चा, और दूसरी तरफ ओम माथुर से भी मुलाकात और चर्चा हो सकती है। और अब आपको बताते हैं डोटासरा की टीम के किरदार। दरअसल उपाध्यक्ष पद पर अनुभवी नेता राजेंद्र चौधरी को उपाध्यक्ष का जिम्मा मिला है। जोधपुर के ये नेता आज पायलट के विश्वस्त हैं। एक जमाने में गहलोत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं हरिमोहन शर्मा को हाड़ौती के ब्राह्मण नेता के तौर पर गिना जाता है। डॉक्टर सीपी जोशी कैंप में हरिमोहन शर्मा माने जाते हैं। वहीं डोटासरा टीम के किरदार में महासचिव पद पर पुराने संगठनकर्ता पायलट के विश्वस्त जीआर खटाना महासचिव बने हैं। मेवाड़ के आदिवासी नेता मांगीलाल गरासिया कुशल संगठनकर्ता हैं। विधायक राकेश पारीक को संगठन का व्यापक अनुभव है। वहीं सेवा दल के प्रदेश मुख्य संगठन समेत कई पदों पर रह चुके हैं। सालों पहले कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी भूमिका और जिम्मेदारी निभा चुके हैं। वेद प्रकाश सोलंकी का अतीत संगठन से ही जुड़ा रहा है। एनएसयूआई के जयपुर अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस में लंबे वक्त तक वो रहे हैं, जिम्मेदारी संभाली। एक और सियासी गपशप है कि कौन बैठेगा मसीह कक्ष में। पीसीसी में एक कक्ष ऐसा भी जो चर्चित है, मुमताज मसीह कक्ष के तौर पर। पीसीसी की नई टीम में शामिल नहीं है मसीह। ऐसे में सवाल कि कौन बैठेगा अब मसीह कक्ष में। पायलट के समय इस कक्ष को लेकर भी विवाद हुआ था, तब गोपाल सिंह इडबा यहां बैठने लगे थे। हालांकि अभी भी मसीह साहब का बैठना लगातार जारी और लंबे वक्त से वो इस कमरे में बैठते आए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते आए हैं और एक प्रवक्ता के तौर पर मीडिया से मुखातिब होते हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद की जगह कौन बनेगा नया संसदीय नेता, ये सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि 15 फरवरी को रिटायर हो रहे गुलाम नबी आजाद 15 फरवरी को ही खत्म हो रहा संसद के बजट सत्र का अगला हिस्सा। संसद सत्र के दूसरे यानी कि 8 मार्च से शुरू होने से पहले चुना होगा नया संसदीय नेता। हालांकि कांग्रेस में अस्थायी व्यवस्था के तौर पर आनंद शर्मा का नाम है, लेकिन असंतुष्ट में शिवपाल आनंद को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। दलित वोट बैंक के चलते मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम है दौड़ के अंदर। अन्य नेताओं में दिग्विजय सिंह और AK एंटनी के नाम भी शामिल।
केंद्र में मंत्री पद के दावेदारों की चर्चा नहीं। हालांकि 15 से 28 जनवरी के बीच मोदी कैबिनेट के विस्तार की चर्चाएं जोरों पर हैं। इन 2 हफ्तों में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने पर अप्रैल के बाद की उम्मीद लगाई जा रही है। करीब आधा दर्जन नामों की अटकलों को इस बार विराम मिला है। इस बार विनय सहस्त्रबुद्धे, राम माधव, अनिल जैन, सोदान सिंह जैसे नामों पर नहीं हो रही चर्चा। तो किन नामों पर चर्चा हो रही है, इसका खुलासा अभी तक नहीं। पश्चिम बंगाल की रस्साकशी को लेकर मनभेद दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं की ममता को जन्मदिन की बधाई। 5 जनवरी को आता है 5 नेताओं का जन्मदिन, लेकिन मोदी ने ममता बनर्जी को छोड़कर सभी को बधाई दी है। अलबत्ता प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी नेताओं को भी देते हैं जन्मदिन की बधाई। अमरिंदर सिंह, नवीन पटनायक, केजरीवाल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी वो बधाई देते हैं और बधाई दी थी। संभवतः बीजेपी और टीएमसी में गतिरोध के चलते मोदी ने ये दूरी बनाकर रखी और मुमकिन है पश्चिम बंगाल चुनाव भी इसके पीछे का एक बड़ा कारण हो सकता है। वहीं कृषि कानून पर किसानों के आंदोलन का आज 44वां दिन है। 3 कृषि कानून वापस लेने पर अड़े हैं किसान संगठन। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान संगठनों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार और किसान संगठनों के बीच आज एक बार फिर से बैठक होगी। विज्ञान भवन में आज दोपहर 2 बजे सरकार और किसानों की बैठक होगी और इस बैठक के अंदर क्या परिणाम निकलेगा, इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है, क्योंकि स्पष्ट शब्दों में दोनों तरफ से बयान आए। किसानों की तरफ से कहा गया कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाना उनका मुख्य एजेंडा है, जबकि सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। इसके अलावा कोई भी अगर मांग किसान करते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार का सद्भावना दिखाना आश्चर्यजनक है। किसानों की ट्रैक्टर रैली को हरियाणा सरकार ने अनुमति दी थी। हालांकि इससे पहले किसान आंदोलन में बाधा बन रही थी हरियाणा सरकार, लेकिन अंबाला के घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पसीजा दिल। संभवतः किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर बढ़ते खतरे से वो आशंकित हैं। सियासी गलियारों में इस सद्भाव को बताया जा रहा विधायकों की प्रेशर पॉलिटिक्स, क्योंकि जिस पार्टी के साथ जेजेपी के साथ बीजेपी हरियाणा में गठबंधन कर रही है उसको जाट पार्टी, किसान पार्टी के तौर पर पहचान मिली हुई है। ऐसे में बाकायदा दुष्यंत ये बयान तक दे चुके हैं कि अगर किसानों के हितों पर कुठाराघात हुआ तो वो अपनी कुर्सी को सबसे पहले त्यागें। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी HK पाटिल दिल्ली तलब किए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोराट के इस्तीफे से नाराज है आलाकमान और जानकार सूत्रों के हवाले से खबर मिली है आलाकमान को नहीं थी थोराट के इस्तीफे की जानकारी। आलाकमान ने वरिष्ठ नेताओं से पूछा बाला साहेब थोराट से इस्तीफा क्यों और किसने मांगा है। वहीं महाराष्ट्र में अनोखा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला है। पंचायत चुनाव में शिवसेना को हराने साथ आए बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी। कोल्हापुर के खानपुर में शिवसेना को सत्ता से बाहर रखने के लिए गठबंधन हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी के साथ एनसीपी ने भी हाथ मिला लिया है। इस राजनीतिक गठबंधन के 2 दिलचस्प पहलू हैं। एक ये कि क्षेत्र के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का, वहीं बीजेपी को बाहर करने के लिए शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस का गठबंधन। चंद्रकांत पाटिल ने गठबंधन से अनभिज्ञता जताई है। तो देखिए राजनीति किस तरीके से अलग अलग आयाम को स्थापित करती है वो यहां से समझा जा सकता है। एक तरफ महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों मिलकर सरकार चला रही हैं। वहीं दूसरी तरफ पंचायत चुनाव में शिवसेना को हराने साथ आए बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी। ये एक तरीके से अनोखा राजनीतिक घटनाक्रम है कि राजनीति में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन इसके पीछे की वजह इसको समझने की जरूरत है। कोल्हापुर के खानपुर में शिवसेना को सत्ता से बाहर रखने के लिए गठबंधन किया गया है। कांग्रेस और बीजेपी के साथ एनसीपी ने भी हाथ मिला लिया है। इस राजनीतिक गठबंधन के जो 2 दिलचस्प पहलू हैं उसमें यह कि क्षेत्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का है, वहीं बीजेपी को बाहर करने के लिए शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस का गठबंधन। चंद्रकांत पाटिल ने गठबंधन से पूरे तरीके से अनभिज्ञता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अर्थशास्त्रियों से बात करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी। बातचीत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल होंगी।
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसके अंदर मौजूद रहेंगे और इसको एक तरीके से प्री बजट सेशन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि बजट आना है और बजट से पहले अमूमन ऐसा देखा जाता है कि अलग अलग सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ सरकार के वित्त मंत्री बातचीत करते हैं। यहाँ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जरूर होंगी, उनके साथ साथ अनुराग ठाकुर भी होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इससे जुड़े। और सवाल हर किसी के जहन में कि राजनीति में उतरेंगे रॉबर्ट वाड्रा। कहा कि अपनी लड़ाई लड़ने को संसद जाना ही पड़ेगा। मैंने अपना पक्ष बार बार रखा, मगर वो मुझे लगातार परेशान कर रहे हैं। मैंने अपने आप को राजनीति से दूर रखा क्योंकि मेरी अपनी मान्यताएं थी, लेकिन अब मैं समझता हूं कि मैं राजनीति में उतर सकता हूं। जिस क्षेत्र के लोग मुझे चुनेंगे उनके लिए बेहतर काम कर सकता हूं। अगर परिवार अनुमति देता है तो मैं ये जरूर करूंगा। प्रियंका का मुझे समर्थन है। अन्य सदस्यों से बात की जा रही है। दरअसल 700 करोड़ लागत के नए 9 प्रोजेक्ट पर बड़ी खबर है। जेडीए ने कंसल्टेंसी के लिए जारी की निविदा। 2 फर्मों ने निविदा की है। एक फर्म सिंसियर आर्किटेक्ट और दूसरी फर्म L&T है। दोनों आज जेडीए की कमेटी के सामने प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन देंगी। सिंसियर के आर्किटेक्ट खुद आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया और इन प्रोजेक्ट्स के विशेष भूमिका निभाने वाले हैं। जब मंत्री शांति धारीवाल ने इन प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया था तब उनके साथ अनूप आदि मौजूद थे। वो धारीवाल को प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी और जरूरत के बारे में बता रहे थे। इन प्रोजेक्ट के तहत शहर के विभिन्न चौराहे और सर्किल पर निर्माण होना है। अंडरपास और एलिवेटेड रोड आदि का भी निर्माण किया जाएगा। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच एक छोटी सी राहत की खबर कि 2 दिन बाद फिर थमा पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि का दौर। आज पेट्रोल डीजल के दाम यथावत रहे, यानी कि कोई बदलाव महसूस नहीं किया गया। आज पेट्रोल की दर 91 रुपये 63 पैसे प्रति लीटर रही। वहीं डीजल 83 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिका है। श्री गंगानगर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूके के नए स्ट्रेन से पॉजिटिव मिलने का मामला। एक ही परिवार के 3 लोग नए स्ट्रेन से पॉजिटिव मिले थे। सर्वे के बाद 5 और ग्रामीण कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 2 ग्रामीण पहले कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। नए स्ट्रेन की जांच के लिए सभी सैंपल्स को एक साथ दिल्ली भेजा जाएगा। नए पॉजिटिव रोगियों में एक 8 वर्षीय बच्ची भी शामिल है। गांव के अस्पताल का एक लैब टेक्नीशियन भी पॉजिटिव मिला है। हालांकि नए 7 लोगों में नहीं है किसी तरह के लक्षण। सादुल शहर के गांव आकमबाद का ये मामला बताया। जोधपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। अभ्यास के दौरान कायलाना झील में लापता कैप्टन की खोजबीन लगातार जारी है। अभी तक लापता कैप्टन का कोई सुराग नहीं लगा है। आज एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। 10 स्पेशल फोर्स के कैप्टन अंकित सिंह को ढूंढा जाएगा। सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल अभ्यास के दौरान कायलाना झील में कैप्टन लापता हो गए थे। तभी से लापता कैप्टन का सुराग नहीं लगा और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। जो कैप्टन गायब हो गए वो 10 स्पेशल फोर्स के कैप्टन थे अंकित सिंह, उनका नाम बताया जा रहा है। बाड़मेर से एक बड़ी और दुखद खबर का रुख करते हैं, क्योंकि पानी के टांके में डूबने से मां और 2 बच्चों की मौत हो गई। टांके में गिरे बच्चों को बचाने के लिए मां पानी में कूद गई, टांके में कूद गई और डूबने से उसकी भी मौत हो गई। तीनों की मौत हो गई। सूचना पर एसडीएम सहित सदर पुलिस मौके पर पहुंची है। बाड़मेर जिले सदर थाना क्षेत्र के शिवकर गांव की ये घटना बताई गई है। बेहद दुखद घटना, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है। मां भी बचाने के चक्कर में जान गंवा बैठी। जेईई एडवांस 2021 परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने इसका ऐलान किया है। 3 जुलाई को जेईई एडवांस की परीक्षा होगी। आईआईटी खड़गपुर करेगा परीक्षा का आयोजन और जो बच्चे इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी, क्योंकि 3 जुलाई को जेईई एडवांस की परीक्षा होगी। आईआईटी खड़गपुर परीक्षा का आयोजन करेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।